एवरीवन स्लोली ओपन आइज। आप सभी लोग क्लास के दौरान अपना माइक ऑफ रखें। इस चीज़ का ध्यान रहे कि आपका माइक बार बार खुले नहीं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ इधर से, इसके बाद आई थिंक हाँ ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना माइक ऑफ करके रखें। सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस मैसेज मैम। कर माइक ऑफ रखें, आप यस मैसेज मैम। करके बता सकते हैं। चलिए ठीक है। तो कल हमने जो लास्ट टॉपिक स्टडी किया था that was about plasma membrane, which is a part or which is one part of cell structure। सेल की जो सबसे आउटर कवरिंग है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके बारे में कल हमने डीप में बहुत सारी चीज़ें देखी थी। एक एक करके इनको हम और डीप में पढ़ेंगे, बट पहले हम सेल का एक होल स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंट चीज़ें। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। जो ये तीन चीज़ें हमने पीछे लिखी हुई थी, ये तीनों का मीनिंग क्या है और किस किस तरह से ये काम करते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन का बेसिकली मीनिंग क्या है? जहाँ पर किसी भी एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा पावर, कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड नहीं है, अपने आप वो डिफ्यूज़न होता है। जैसे कि कल एक एग्जांपल दिया था जो ऑस्मोसिस का एग्जांपल होता है, जिसमें किशमिश के अंदर पानी अपने आप चला जाता है, वो भी एक तरह का सिंपल डिफ्यूज़न है। अभी हम उसको देखेंगे कि ऑस्मोसिस और सिंपल डिफ्यूज़न अलग किस तरह से है। तो यहाँ पे जब हम सिंपल डिफ्यूज़न की बात करते हैं, जब आप इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है और ऑक्सीजन की मिक्सिंग आपके ब्लड कैपिलरीज में होती है। CO2 की मिक्सिंग ब्लड कैपिलरीज से आपके एल्वोइरीज में, जो कि लंग्स का एक हिस्सा है, उसमें होती है। ये जो गैसेस का इंटरचेंज होना है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इसी को हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। साथ ही साथ अगर ये गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन ना होते हुए ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो, जहाँ पे हम मूवमेंट ऑफ वाटर की बात करते हैं, तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस और सिंपल डिफ्यूजन बेसिकली एक ही चीज़ें हैं, बस उनके जो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल हैं उसके बेस पे ये चेंज हो जाता है। कि जब हम वाटर के एक्सचेंज की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस कहलाता है, और जब गैसेस पर्टिकुलर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस की जब हम बात करते हैं, उनके ट्रांसपेरेंस की हम बात करते हैं, किस तरह से लंग्स से ब्लड की कैपिलरीज तक ये जा रहा है और किस तरह से ब्लड की कैपिलरीज से लंग्स तक और लंग्स से फिर नाक से होते हुए CO2 बाहर निकल रही है। ये पूरा जो प्रोसीजर है ये सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से ही होता है। तो सिंपल डिफ्यूजन बेसिकली क्या हुआ? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी गैस का मूव होना सिंपल डिफ्यूजन कहलाता है। अब ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे सबसे पहले, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा डिफ्यूज़न उतना कम होता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, लंग्स के पास वाली जो ब्लड की कैपिलरीज हैं वहाँ पर डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट सबसे ज़्यादा होगी। जितना दूर एल्वोइली से जो वेन्स आपकी या फिर आर्टरीज जितनी दूर होंगी कैपिलरीज की, उनमें डिफ्यूज़न उतना कम होगा। इसलिए अभी हम आगे स्ट्रक्चर जब देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो हमें ये पता चलेगा कि जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। एल्वोइली जो आपके छल्ले जैसे होते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, उस तरह की आपकी शेप्स होती हैं एल्वोइलीज, जो आपके फेफड़े के अंदर जिसमें ऑक्सीजन भरी जाती है, उसके चारों तरफ एल्वोइलीज आपके जो हैं वो कंबाइंड रहते हैं। चारों तरफ एल्वोइलीज उसको कवर करके रखते हैं, जिससे कि डिफ्यूज़न का रेट बढ़ जाए, क्योंकि डिस्टेंस जितना कम होगा दो मेम्ब्रेन्स के बीच में, डिफ्यूज़न की अमाउंट उतनी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, सरफेस जितना बड़ा होगा डिफ्यूज़न उतना ही ज़्यादा होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जब आप इनहेल करते हैं तो इनहेल करते हुए ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में जाती है। ये चीज़ सब लोग महसूस कर सकते हैं, सब लोगों को पता भी है। क्यों जाती है? क्योंकि जब आप इनहेल करते हैं तो एल्वोइलीज की जो सरफेस है वो एक्सपेंड करती है। एल्वोइलीज बेसिकली क्या है? बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे ऑक्सीजन उनके अंदर जाती है, हम गुब्बारे में हवा डालते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, उसी तरह से जब एल्वोइलीज में ऑक्सीजन जाती है अंदर की तरफ, एल्वोइलीज की सरफेस जो है वो एक्सपेंड करना स्टार्ट करती है, और जितना ज़्यादा एक्सपेंडेशन होगा उतना ही डिफ्यूज़न का अमाउंट बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है अगर आपको कुछ ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज हैं तो लंबी सांस यानी कि जो डीप ब्रीदिंग है उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तीसरी चीज़ होती है, मास ऑफ द सब्सटेंस जितना कम होगा
डिफ्यूज़न उतना ज़्यादा होगा, यानी कि जो सब्सटेंस आपका मिक्स हो रहा है वो जितना हल्का होगा, डिफ्यूज़न का अमाउंट उतना ज़्यादा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का O2 जो मॉलिक्यूल है उसका जो मास है, मॉलिक्यूलर मास, वो कम होगा और CO2 का मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं O2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक कार्बन आइटम और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन का कम होगा और CO2 का ज़्यादा होगा। इट मीन्स ऑक्सीजन की जो मिक्सिंग है वो ईजी है, जबकि CO2 की जो मिक्सिंग है वो इतनी ईजी नहीं है। उसमें डिफ्यूजन CO2 का कम रहेगा और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर की अगर बात करें, जैसे जब गर्मी ज़्यादा लगती है या फिर जब आप भाग के आते हैं, कोई एरोबिक एक्सरसाइज आप करते हैं, तो उसके बाद आपकी श्वास लंबी चलने लगती है। तो श्वास के लंबे चलने के कारण क्या होता है, डिफ्यूजन का अमाउंट बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर उस वक्त बढ़ा हुआ होता है। तो जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन इन गैसेस का जो है शरीर में वो बढ़ जाएगा। इसी तरह से जो स्टीपनेस है, यानी कि तीव्रता, कितना तीव्र डिफ्यूज हो रहा है, ये इस प्रेशर पे डिपेंड करेगा। जो लोग ऑक्सीजन को इनटेक नहीं कर पाते हैं उन लोगों को ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेशर के साथ दी जाती है, स्टीप पॉइंट्स के साथ दी जाती है, तो डिफ्यूजन की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है। तो सिंपल डिफ्यूजन जो है इन 5 चीज़ों पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस कम होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। इट इज़ रिटन लाइक D इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डिस्टेंस। इट मीन्स डिस्टेंस जितना कम है डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा। D इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस, इट मीन्स सरफेस एरिया जितना ज़्यादा है डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा। अगर अपॉन में वैल्यू लिखी हुई है, डिवाइड के नीचे लिखी हुई है, तो वो इन्वर्सली रिलेटेड होंगे, एक के बढ़ने पे दूसरा कम होगा। जबकि डायरेक्टली अगर लिखा है तो एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ जाएगा। जैसे टेम्परेचर से हम कोरिलेट कर सकते हैं, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट मीन्स टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा इन गैसेस। ठीक है, O2 का ऑक्सीजन और O2 का जो डिफ्यूजन है अंदर की तरफ और CO2 का डिफ्यूजन जो है वो बाहर की तरफ उतना ही ज़्यादा होगा। अब बात करें अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो फैसिलिटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे फैसिलिटी दी जा रही है। अभी हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, एक बार मैं फिर से शो कर देती हूँ। जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करी थी, तो वहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में एक चीज़ आई थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ ही मटेरियल्स को वो अपने में से होकर जाने देती है। जैसे कि जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था, ये आपका ये यहाँ पे एक टर्म आई थी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, यानी कि ये कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अपने में से आने जाने की परमिशन देता है। और यहाँ पे हमने ये भी बताया था गैसेस के लिए परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है, वाटर और यूरिया के लिए मॉडरेट होती है, और ग्लूकोज के लिए इम्परमिएबल है, यानी कि ग्लूकोज को अपने में से होकर आने जाने नहीं देता है। इसका मीनिंग क्या है, ये जो आप आगे डायग्राम देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसकी सिंपल जो स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर में से यहाँ से ऊपर से नीचे किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। जो ग्लूकोज है उसका ट्रांसपोर्टेशन इन चैनल्स के थ्रू तो हो सकता है, यानी कि जो ब्लू आपको चैनल्स दिख रहे हैं, प्रोटीन चैनल्स दिख रहे हैं, यहाँ से तो ग्लूकोज एंटर हो सकता है, लेकिन लिपिड की जो ये लेयर है यहाँ से ग्लूकोज एंटर नहीं होगा। लिपिड की लेयर से ऑक्सीजन डायरेक्ट अंदर आ सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट बाहर जा सकती है, बट जो आपके ग्लूकोज वगैरह मटेरियल्स हैं वो सारे आपके इन चैनल्स के थ्रू ही फैसिलिटेट किए जाएंगे। इसलिए जब हम बात करते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इस तरह के मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन की थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, तो वहाँ पे एक फैसिलिटी की ज़रूरत होती है, एक कैरियर की ज़रूरत होती है जो उन्हें कैरी करके अंदर की तरफ लेके जाएगा। इसलिए जितने भी ऐसे मटेरियल हैं बॉडी में, केमिकल्स हैं जो कि डायरेक्टली आपकी सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते इन एंड आउट, यानी कि जो गैसेस नहीं हैं, लिक्विड जो है, जो वाटर है, या फिर जो सिंपल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के थ्रू आना जाना कर सकते हैं, जो गैसेस हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आना जाना कर सकते हैं। अब जो सॉलिड मटेरियल्स इस तरह के हैं जो कि केमिकल कंपाउंड्स हैं, ग्लूकोज जैसे कि हम चीनी का पानी जो लेते हैं वो भी थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो वो जितने मटेरियल्स हैं जो थोड़े हैवी हैं वो फैसिलिटेशन के थ्रू, यानी कि आयन कैरियर्स के थ्रू या चैनल्स के थ्रू ही बॉडी के सेल मेम्ब्रेन में अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाते हैं, इसलिए उनको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। अब इसके बाद दूसरे टाइप का आपका आता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हमने बोला था पैसिव में क्या एक कॉमन चीज़ है कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन का टाइप जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है वो है सोडियम पोटेशियम पंप का। अब सोडियम पोटेशियम पंप क्या काम करता है, इसको आप एक डायग्राम से समझ सकते हैं। सेल के अंदर पोटेशियम की अमाउंट ज़्यादा है, सेल के बाहर वाले फ्लूइड में सोडियम की अमाउंट ज़्यादा है, और इसको याद रखने का तरीका क्या है, हम बाहर से डाइजेस्टिव सिस्टम से सोडियम ज़्यादा इनटेक करते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रास्टिशियल फ्लूइड में सोडियम आपका
ज़्यादा पाया जाएगा, पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर वाले पोर्शन में ज़्यादा पाया जाएगा। अब होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए यानी कि साम्यता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि सोडियम बाहर है तो सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन अंदर की तरफ होता रहेगा, पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट बाहर की तरफ होएगा। लेकिन अगर कंटिन्यू ये प्रक्रिया चलती रही तो एक समय पे जो इसका नेचुरल मेंटेनेंस है कि सोडियम बाहर ज़्यादा होना चाहिए और पोटेशियम अंदर ज़्यादा होना चाहिए, वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सोडियम बाहर चला गया ज़्यादा और पोटेशियम सोडियम आपका अंदर की तरफ आता जा रहा है तो अंदर ज़्यादा हो जाएगी कंसंट्रेशन, और पोटेशियम आपका बाहर जाता जा रहा है तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको रीमेंटेन करने के लिए कुछ पंप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो इंटीग्रल प्रोटीन है, इसी तरह के कुछ पंप्स होते हैं जो ऊपर से पुश करते हैं सोडियम को नीचे की ओर या पोटेशियम को ऊपर की ओर। इसके लिए आप लोगों को मैं एक एनिमेशन अभी दिखा दूंगी तो थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये पंप काम करता है। मैम। तो बेसिकली इसका काम क्या है कि जहाँ पर लो कंसंट्रेशन है नेचुरली, पोटेशियम की लो कंसंट्रेशन नेचुरली होती है सेल के अंदर और सॉरी सेल के बाहर, और सोडियम की लो कंसंट्रेशन होती है सेल के अंदर। तो सोडियम को अंदर से बाहर जो ट्रांसफर करेगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा, और वो एक आयन चैनल के थ्रू होता है जिसको सोडियम पोटेशियम चैनल कहा जाता है, Na+K+ चैनल के नाम से उसको जाना जाता है। और सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी जितने भी इनके ट्रांसपोर्टेशन है वो सब सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन कहे जाते हैं, जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का ही हिस्सा है। इसके बाद आपका एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस आता है, जिसका सिंपल मीनिंग होता है एंडोसाइटोसिस मतलब आउट टू इन, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके सेल मेम्ब्रेन में बाहर से अंदर की तरफ जब आएंगे तो उसको एंडोसाइटोसिस कहा जाएगा। और न्यूट्रिएंट्स में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे तो सिंपल डिफ्यूजन में केवल गैसेस, कुछ आपके सोडियम पोटेशियम ग्लूकोज फ्रक्टोज और वाटर आया है, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं जो फाइबर्स हैं वो किस तरह से बॉडी में अंदर जाएंगे, विटामिन किस तरह से जाएंगे, तो उनके लिए जो प्रक्रिया है वो आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होके चलती है, पर्टिकुलर सिग्नल्स बॉडी में जनरेट किए जाते हैं, उसके बाद ही कुछ चैनल ओपन होते हैं और आउट टू इन न्यूट्रिएंट्स को लेके जाया जाता है, और एक्सोसाइटोसिस में इन टू आउट इन न्यूट्रिशंस को लेके जाया जाता है। तो इस तरह से एक्टिव और पैसिव दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होते हैं। इसके बाद दूसरा आपका टर्म आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम दो हिस्सों में समझेंगे। साइटोप्लाज्म क्या था, ये जो आपकी सेल बॉडी थी, एक्सटर्नल लेयर थी, इसके अंदर जितना भी हमको चमक रहा है न्यूक्लियस को छोड़ के, बाकी जितना भी चमक रहा है ये सब साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। तो साइटोप्लाज्म में अगर आप देखें एक ये लाइट ऑरेंज कलर का, इसको अगर हम जूम करके देखें डायग्राम को, ये लाइट ऑरेंज कलर का एक लिक्विड टाइप का मटेरियल पूरे में हमको दिख रहा है। इस लिक्विड मटेरियल को ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म को आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे जैम की जो कंटेंसिटी होती है, उसी तरह का एक चिपचिपा सा मटेरियल होता है, और अगर जैम में या फिर जेली में आप किसी ऑब्जेक्ट को फंसा दें तो वो वहीं का वहीं फंसा रहता है, वो हिलता नहीं है। तो इसी तरह की कंटेंसिटी आपकी जो है साइटोप्लाज्म की होती है। साइटोप्लाज्म को हम दो पार्टीशन में समझेंगे। सबसे पहला जो इसका लिक्विडी मटेरियल है, साइटोसोल जिसका नाम है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और दूसरा हम देखेंगे कि इसके अंदर ये जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स नजर आ रही हैं, ये शेप्स क्या क्या हैं, इनके नाम क्या हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं। तो साइटोप्लाज्म की जब हम बात करते हैं उसके अंदर पहला पार्ट आपका साइटोसोल आएगा, और साइटोसोल का क्लासिफिकेशन क्या है, दिस इज नोन एज इंटरसेल्यूलर फ्लूइड। सेल के अंदर जो फ्लूइडी मटेरियल है, जो ऑलमोस्ट फ्लूइड जैसा है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिक्स रहते हैं, उसको हम साइटोसोल कहते हैं। सॉरी, ये सब्सटेंस ऑलमोस्ट आपका सेमी फ्लूइड होता है, प्रॉपर फ्लूइड नहीं होता। जैसे मैंने अभी बताया ना कि जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, तो ये लगभग ना तो सॉलिड होगा ना लिक्विड होगा, बीच की कंटेंसिटी वाला होगा, इसलिए इसको हम सेमी फ्लूइड सब्सटेंस बोलते हैं। लगभग लगभग साइटोप्लाज्म का जितना भी पोर्शन है, अगर इस पूरे को 100% में डिवाइड किया जाए तो 55% आपका साइटोप्लाज्म होता है, और 45% में आपका जो वॉल्यूम है वो ये बाकी जितने ऑर्गेनल्स हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है चाहे गोल्जी बॉडी है, ये सब घेर के रखते हैं। लगभग ये जो लिक्विडी मटेरियल है इसमें 70 to 90% वाटर होता है, और कुछ सस्पेंडेड कंपोनेंट्स जो है वो इसमें डिसॉल्व रहते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, जितने भी शरीर में आपको हेल्थ अच्छी देने के लिए कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो सब सेल के इस साइटोसोल में 70 to 90% वाटर के साथ मिक्स होके इसको थोड़ा सा सेमी फ्लूइड सब्सटेंस बना देते हैं।
अब ये साइटोसोल जो है ये काम क्या करता है, जैसे कि अभी हमने बोला अगर जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम इमेजिन करें तो उसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर में अगर मैंने कोई एक जैम वाली चीज़ फंसा दी है, कोई एक छोटा सा पत्थर फंसा दिया है, तो वो वहीं का वहीं बना रहेगा, यानी कि उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलेगा। इट मीन्स ये साइटोसोल का काम क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनल्स इसके अंदर हैं, चाहे वो गोल्जी एपरेटस है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, उन सबको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करेगा ताकि उनका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे और उनकी पोजीशन मेंटेन रहे। इसके बाद देखेंगे अगर साइटोसोल का और क्या काम है, तो साइटोसोल क्योंकि लिक्विड ही मटेरियल है, अभी पीछे वाली इमेज में हमने देखा था कि एक सेल का जो मेम्ब्रेन हमने दिखाया उसके बाहर एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, अंदर एक बाहर एक एक्स्ट्रास्टिशियल फ्लूइड था और अंदर एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड था। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से एक्स्ट्रास्टिशियल फ्लूइड में जाने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उस ट्रांसपोर्टेशन को हम तभी पॉसिबल कर सकते हैं जब अंदर कोई ऐसा मटेरियल हो जिसमें वो मिक्सिंग पॉसिबल है। अगर अंदर सारी ही चीज़ें सॉलिड होंगी तो उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स मिक्स नहीं हो पाएंगे। दैट्स वाई दिस साइटोसोल विल प्रोवाइड द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल। जितने भी बाहर से मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, चाहे वो सोडियम पोटेशियम गैसेज हो, वाटर हो, या सेल के अंदर से बाहर जाएंगे, उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये साइटोसोल। अभी साइटोप्लाज्म का जो दूसरा पार्ट है, साइटोसोल के साथ साथ वो होते हैं आपके ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स मतलब जितने जितने ऑर्गन इसमें अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला है आपका साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन को आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। साइटोस्केलेटन कहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं इनके साथ ही, आई थिंक डायग्राम में शो नहीं है, मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको। साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या है, इस पूरे में छोटे छोटे जाल जैसे स्ट्रक्चर फैले हुए रहते हैं, उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। वो आपकी जो ये मटेरियल है, जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसको बाहर निकलने से रोकता है। एक तरह से फाइबर्स जैसे होते हैं उस तरह का जाल ये क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद आपके सेंट्रोसोम्स होते हैं। सेंट्रोसोम यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये इस तरह का मटेरियल है, इसमें कुछ 9 बंडल जैसे आपको दिख रहे होंगे सेंट्रोसोम में, ठीक है। अभी एक एक करके हम इनको डीप में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारे मटेरियल क्या क्या हैं। तीसरा है आपका सीलिया और फ्लैजिला। इनके नामों को एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे, नामों को थोड़ा सा सुन लेंगे ताकि नाम के साथ हम फेमिलियर हो सकें। राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है या गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम्स हैं, पेरेक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस तरह से आपके ये 9 ऑर्गेनल्स जो हैं साइटोस्केलेटन के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। अब साइटोप्लाज्म को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहला है साइटोसोल, जिसकी प्रॉपर्टीज आप लोगों के सामने मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। और दूसरे होते हैं ऑर्गेनल्स। ध्यान रखने वाली चीज़ इसमें ये है कि न्यूक्लियस जो है वो भी साइटोसोल के अंदर ही, लेकिन न्यूक्लियस को हम साइटोसोल में कंसीडर नहीं करते हैं। न्यूक्लियस विल बी कंसीडर्ड एज अ थर्ड पार्ट ऑफ सेल स्ट्रक्चर। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है, बट बिकॉज न्यूक्लियस जो है उसका फंक्शन पूरा अलग है, उसका डिवीजन पूरा अलग है, उसके फंक्शंस की वजह से ही ये पूरा सेल जो है ये अपनी गाइडेंस लेता है और सेल के हर एक पार्ट अपना काम कर पाता है। तो इसलिए न्यूक्लियस को एज अ थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस को काउंट नहीं किया जाएगा। तो साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट कौन कौन से हुए, एक साइटोसोल हुआ और एक आपके ऑर्गेनल्स हुए। साइटोसोल की प्रॉपर्टीज को हम ध्यान रखेंगे कि सेमी फ्लूइड सब्सटेंस के जैसा होता है, जिसमें लगभग 70 to 90% वाटर है और बाकी सारे आपके मटेरियल्स हैं जो इसमें डिजॉल्व हैं। उसके साथ ही ये आपको सपोर्ट प्रदान करेगा जितने भी अंदर ऑर्गेनल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को। न्यूक्लियस को इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा और इसका मेन काम होगा जितने भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उनके ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। अगर ये लिक्विड ही नहीं होगा, सेमी फ्लूइड नहीं होगा, तो अंदर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है मॉलिक्यूल्स का वो नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनल्स में 9 ऑर्गेनल्स हैं। नामों को याद रखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं बता देती हूँ। आपके जितने भी एनाटॉमी के नेम्स हैं उनको अगर आप थोड़ा थोड़ा कुछ निमोनिक्स बना के याद करें तो वो याद रह सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में 3 आपके सी से स्टार्ट होने वाले नाम है, साइटो, सेंट्रो और सीलिया। आधा नाम भी अगर आपको याद है तो आपको पूरा नाम याद आ सकता है। तो साइटो, सेंट्रो, सीलिया, ये 3 नाम आपके हो गए। राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों दोनों में आर वाली टर्म आती है, राइबो और रेटिकुलम। राइबो रेटी के नाम से आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। गोल्जी लाइसो पैरो, गोल्जी लाइसो पैरो। और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा नाम है जो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होता है।
तो ऊपर वालों को आप 3-3 के ग्रुप में याद करें और लास्ट में मतलब 3, 2 और 3 के ग्रुप में याद करें। माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद रह सकता है अलग से। अब एक-एक करके देखते हैं कि ऑर्गेनल्स जो हैं ये क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो साइटोस्केलेटन जैसे कि मैंने अभी आपको इंडिकेट किया, एक नेटवर्क है प्रोटीन फाइबर्स का जो पूरे साइटोसोल में फैला हुआ रहता है। अब कैसा इसका स्ट्रक्चर है और किन चीज़ों से ये मिलकर बना हुआ होता है, तो इसमें 3 मेन चीज़ें होती हैं। आपके माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। तीनों का स्ट्रक्चर थोड़ा-थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन तीनों का काम क्या होता है, प्रोटीन फाइबर के एक नेटवर्क को तैयार करना, जो पूरे लिक्विड मटेरियल में फैला रहेगा। ये कुछ इस तरह का आप समझ सकते हैं कि जो आपका सेमी फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर आपने छोटे-छोटे से धागे तोड़-तोड़ के डाल दिए हैं, तो उससे उसके जो सेमी फ्लूइड कंटेंसिटी है, उसको स्टेबिलिटी और मिल जाती है। अब वो जो धागे आपने छोटे-छोटे तोड़ के डाले हैं, फाइबर लाइक मटेरियल्स हैं, उन धागों में भी वैरायटी है। माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स क्या हैं? माइक्रोफिलामेंट्स आपके साइटोस्केलेटल में सबसे छोटे एलिमेंट होते हैं, जो कि एक्टिन और मायोसिन नाम के केमिकल्स से बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखें कि माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर क्या पाया जाता है, एक्टिन और मायोसिन। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं, इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, तो इनको आप नोट डाउन करते रहें साथ साथ। लगभग लगभग इसकी अगर हम साइज की बात करें तो 25 माइक्रोमीटर तक का इनका साइज होता है माइक्रोफिलामेंट्स का। ये आप देख रहे होंगे साइड में, ये जो न्यूक्लियस के साइड में रेड रेड कलर के दिखाए हैं, ये आपके माइक्रोफिलामेंट्स। बीच में साइटोसोल है। अब साइटोसोल के चारों तरफ ये जो रेड रेड सा फैला हुआ है धागे धागे से जो दिख रहे हैं, ये आपके माइक्रोफिलामेंट्स हैं। लेकिन जब हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है तो ये भी धागे जैसे है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। ये स्पाइडर शेप जैसा आपको दिख रहा होगा। ये आपकी बॉडी में लार्जेस्ट एलिमेंट है साइटोस्केलेटन के, और ये ब्रांच्ड हॉलो ट्यूब्स टाइप के होते हैं, जो कि ट्यूबुलिन से बना होता है। जो माइक्रोफिलामेंट्स थे वो एक्टिन और मायोसिन के हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्यूबुलिन के बने हुए हैं। अब जैसे कि नाम ही इसका ट्यूब्यूलिन है, यानी कि यहाँ पे ट्यूब्स होंगी, और कैसी ट्यूब्स होंगी, हॉलो ट्यूब्स होंगी। अनब्रांच्ड का मतलब क्या है, एक ट्यूब जहां तक जा रही है वो वहीं पे खत्म हो जाएगी, उसमें से आगे दूसरी ब्रांच नहीं निकलेगी। ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये एक लाइन आपकी निकल रही है, यहीं से एक दूसरी ब्रांच स्टार्ट हो जाती है, वहीं से तीसरी ब्रांच स्टार्ट हो जाती है, उसको हम ब्रांच बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो बीच में एक सेंट्रल मटेरियल है सेंट्रोसोम, उसके चारों तरफ ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फैले हुए हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो कि हॉलो ट्यूब्स होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। और आपके साइटोस्केलेटन में, सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन है, उसका सबसे लंबा एलिमेंट इन्हीं में पाया जाता है, जो कि ट्यूबुलिन की असेंबली से मिलकर बना हुआ होता है। तीसरे टाइप के आपके जो फाइबर्स हैं साइटोस्केलेटन में, वो होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब नाम ही इसका है इंटरमीडिएट। इंटर का मतलब क्या होता है, जो बीच बीच के हैं, ना इधर के हैं ना उधर के। इट मीन्स क्या है कि जो आपके सबसे छोटे थे माइक्रो फिलामेंट्स, उनसे थोड़े से मोटे होंगे, और जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं इनसे थोड़े से पतले होंगे। तो माइक्रो ट्यूब्यूल से थोड़े से पतले और माइक्रो फिलामेंट से थोड़े से हैवी जो होते हैं, उनको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। अब इनके फंक्शन को आप देख लें। पहले हम ये देखेंगे, जो भी आप सेग्रीगेशन करें, पहले किसी एक चीज़ को समझ लें, ताकि फिर तीनों के नाम आपको थोड़े से याद हों, तो उनकी फंक्शंस को आप समझ पाएँ। अगर आप माइक्रोफिलामेंट का पहले प्रॉपर्टीज़ देखें, उसकी वो देख लें कि उसके फंक्शन क्या है, फिर माइक्रोट्यूब्यूल के प्रॉपर्टीज़ देखें, उसके फंक्शन देख लें, तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो सकता है। तो पहले आप ये करें, एनाटॉमी के अंदर स्ट्रक्चर से आप जितनी चीज़ों को समझ पाएँगे, उतना आप लोग उन चीज़ों को याद रख पाएँगे। सबसे पहले हम हर हर टर्म में फ़ोकस करेंगे कि उसकी एनाटॉमी क्या है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का दिख रहा है, किस तरह से वो बना हुआ है। उसके बाद हम उसके फंक्शन की बात करेंगे। तो जैसे हमने देखा माइक्रोफिलामेंट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम और दिखाया गया है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के लिए। ये कुछ इस टाइप का है। अगर बचपन में आप लोगों ने वो देखा हो, एक गेम आता था जो 2 सर्किल टाइप के होते थे, आप उसमें पेन फँसाओ तो बहुत अलग-अलग सी शेप्स उसमें से बनती थी। इसी टाइप की शेप आपको कुछ नज़र आ रही होगी यहाँ पे। और ये सेम स्ट्रक्चर होता है जब एक रस्सी बनाई जाती है। रस्सी में बहुत छोटे-छोटे से वायर्स इस तरह से टर्न होके, घूम-घूम के उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसी तरह का स्ट्रक्चर आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का भी होता है। ठीक है? तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स क्या-क्या काम करते हैं, इनके फंक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं, क्योंकि ये आउटर सपोर्ट दे रहे हैं ना, मतलब आउटर सेल पे हैं,
तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करेंगे शेप ऑफ द सेल को, जिसकी वजह से सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाहर बनी हुई रहेगी। अंदर से उस मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर जो कवरिंग होगी माइक्रोफिलामेंट्स की होगी, और इसी की वजह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और सेल का डिवीजन पॉसिबल हो पाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके सेंट्रोसोम के साथ अटैच्ड हैं, यानी कि सेंट्रोसोम की जो फंक्शनिंग है उसमें ये हेल्प करेगा। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, जो सेल की शेप है उसको पहचानने में मदद करता है। सेंट्रोसोम आपके सेल का मेन कंपोनेंट होता है, और जितने भी ऑर्गेनल सेल के अंदर मूव कर रहे हैं, सेल का प्रोजेक्शन कर रहे हैं, उन सब के मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये सेंट्रोसोम। तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स भी क्या काम करेंगे, सेल की शेप को डिटरमाइन करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो ऑर्गेनल्स का मूवमेंट है सेल प्रोजेक्शन के लिए, सेल प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, जो सीलिया और फ्लैजेला हैं, जो आपकी नोज में सीलिया पाए जाते हैं जिनमें कि डस्ट पार्टिकल्स अटक जाते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सीलिया बोलते हैं। तो ये सेल प्रोजेक्शन किस बॉडी पार्ट में होना है, उसके लिए कौन कौन से ऑर्गेनल्स वहाँ तक मूव कराने हैं, म्यूकस कितना भेजना है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शंस। साथ ही साथ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं उनका काम क्या है, बिकॉज ये इन दोनों के बीच के लगभग इंटेंसिटी के होते हैं, तो सबसे पहला काम इनका होगा कि ये स्टेबलाइज करेंगे ऑर्गेनल्स की पोजीशन को, क्योंकि इस तरह के जाले जैसे स्ट्रक्चर हैं कि अगर इसके बीच में कुछ फंस जाता है तो उसको बहुत मुश्किल से निकाला जा पाएगा। इसलिए ये स्टेबलाइज करने के काम करते हैं ऑर्गेनल्स की पोजीशन को, और साथ ही साथ एक सेल से दूसरे सेल को अटैच करने में हेल्पफुल होता है। तो ये आपका पहला ऑर्गेनल है जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। साइटोस्केलेटन क्या है, प्रोटीन फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है जो पूरे साइटोसोल में फैला हुआ रहता है। उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स सबसे पतले एलिमेंट हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स सबसे लंबे एलिमेंट हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं इनकी विड्थ दोनों के बीच की होती है। जब रोल की बात करें तो सबसे पहला वाला मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, दूसरा वाला सेल की जो शेप है उसको डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होता है, और तीसरा जो इंटरमीडिएट है वो ऑर्गेनल्स की पोजीशन को स्टेबलाइज करने में हेल्पफुल होता है। इस तरह से आपका पहला जो ऑर्गेनल है वो था साइटोस्केलेटन। इसके बाद जब हम दूसरे ऑर्गेनल की बात करते हैं सेंट्रोसोम की, जो कि अभी पीछे इसमें आया था ना, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो ट्यूब्स हैं उनका सेंटर जो है वही सेंट्रोसोम है। तो अब हम देख लेते हैं कि सेंट्रोसोम क्या होता है और किस तरह से काम करता है। सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये भी बना तो ये माइक्रोट्यूब्यूल से ही है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन को ही सेंट्रोसोम कहा जाता है। सेंट्रोसोम जो है न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक रहता है। साथ ही साथ इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक परपेंडिकुलर सेंट्रियोल होते हैं और एक पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 2 आपको बंडल्स टाइप के दिख रहे होंगे, जैसे लकड़ियों के बंडल होते हैं। एक बंडल आपका ये है और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि इससे 90 डिग्री एंगल पे अटैच्ड है। जो छोटे छोटे इनके पार्ट्स हैं इनको हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं। और साथ में ये सेंट्रियोल मिलके किससे बना है, इस सेंट्रियोल मतलब इस पूरे के अगर हम एक पाइप को ऑब्जर्व करें तो ये आपकी एक माइक्रो ट्यूब्यूल है, माइक्रो ट्यूब टाइप की एक हॉलो स्ट्रक्चर है। ये जो लार्ज स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ से बंद है, लेकिन ये एक्चुअल में ये हॉलो होता है। ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है जिससे मिलके सेंट्रोसोम बनता है। उस अरेंजमेंट को अगर आप देखें तो हर एक सेंट्रियोल में 9 गुच्छे होते हैं ट्रिपलेट्स के। इसको समझेंगे, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से भी और समझने के पर्पज से भी। ये 3 का एक ट्रिपलेट है, यानी कि 3 का एक ग्रुप है। इस ग्रुप के 9 क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप चाहें तो इसमें काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और वही 9 गुच्छे यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, अगर इसका आप चाहें तो मेन चीज़ इसमें याद रख सकते हैं कि 9 क्लस्टर्स होते हैं, यानी कि 3 ट्रिपलेट होंगे, 3 ट्रिपलेट का एक ग्रुप होगा, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक ट्रिपलेट होगा, उस ट्रिपलेट के 9 क्लस्टर होंगे, यानी कि उन 3 ग्रुप के भी 9 आपके क्लस्टर बने हुए होंगे। और ये अटैच किस तरह से रहते हैं, इनका अटैचमेंट कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ पे आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखें, ये आपके 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। इसका जो लास्ट वाला माइक्रोट्यूब्यूल है
वो अटैच होगा अगले वाले ट्रिपलेट के फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल से। इसी तरह से इस वाले का जो लास्ट माइक्रोट्यूब्यूल है वो अटैच होगा नेक्स्ट वाले माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट के पहले माइक्रोट्यूब्यूल से। इसी तरह से आपका ये स्ट्रक्चर बन जाता है और ये सामने से इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो कुछ इस तरह का दिखता है। अब इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, जो डॉट्स हैं ये डॉट्स आपके ये रहे, हर एक का जो पहला माइक्रोट्यूब्यूल है वो अगले वाले ट्रिपलेट के लास्ट माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड है। ये ही सेंट्रोसोम होते हैं जो सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए सेंट्रोसोम के बारे में ये चीज़ें आप याद रखें कि सबसे पहला सेंट्रोसोम की जो शेप है वो किस तरह की है। इसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रोसोम इसका पूरा नाम है, तो इसके जो पार्ट्स हैं वो सेंट्रियोल्स होंगे। नाम जो है वो कनेक्ट करके याद करेंगे तो याद हो पाएंगे। 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अटैच्ड रहते हैं। साथ ही साथ एक सेंट्रियोल के अंदर 9 क्लस्टर होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट के, और ये सेंट्रोसोम ही हैं जो सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद तीसरा आपका ऑर्गेनल आता है सीलिया या फ्लैजेला। सीलिया फ्लैजेला जो है उनका स्ट्रक्चर भी लगभग लगभग सेंट्रोसोम के जैसा ही होता है, बस इनकी पोजीशन आपके बॉडी में और इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग होता है। जैसे कि आप नीचे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी 2-2 के पेयर्स बने हुए हैं। ऊपर 3-3 के पेयर थे, यहाँ पे 2-2 के पेयर हैं। और कितने टोटल पेयर हैं यहाँ पे, किसी एक पॉइंट से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें भी 9 क्लस्टर हैं, लेकिन 9 क्लस्टर के साथ ये 2 के पेयर हैं। 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 क्लस्टर हैं, और साथ ही साथ इसमें सेंटर पे भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके जुड़े हुए हैं। यहाँ पे तो जो पूरी ट्यूब है उसके सेंटर में कुछ नहीं है, सेंटर में खाली है, जबकि यहाँ पे सेंटर में भी कुछ अटैच्ड है। तो इसका जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे सीलिया या फ्लैजिला का, इसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 9 पेयर होंगे ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो कि एक सर्कल में अरेंज्ड है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स के, ये जो आउटर डबलेट्स हैं, इन डबलेट डबलेट मतलब 2 का पेयर, ट्रिपलेट मतलब 3 का पेयर। तो 9 पेयर ऐसे होंगे माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स के जो कि सर्कमफेरेंस पे जुड़े हुए होंगे, और साथ ही साथ 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके सेंटर पे अटैच्ड होंगे। तो इस अरेंजमेंट को हम 9+2 एरे के नाम से जानते हैं। ये 9+2 एरे आप लोग देख सकते हैं, इमेज में बहुत अच्छे से शो किया हुआ है, और ये देखने में कुछ इस टाइप का लगता है। जब हम फ्लैजिला या सीलिया को देखते हैं तो देखने में ये पाइप्स ऐसे दिखते हैं, और जब हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू जूम करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसके अंदर भी छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अंदर से हॉलो होते हैं, और सीलिया जो है पर्टिकुलर आपके लंग्स में भी एपिथेलिकल टिश्यू के कुछ प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शन जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। फ्लैजिला जैसे लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो मेंस की बॉडी में स्पर्म सेल्स होते हैं, वो फ्लैजिला का एग्जांपल है। तो इस तरह से सीलिया और फ्लैजिला आपका तीसरा ऑर्गेनल है जो कि साइटोसोल के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसके बाद आपका फोर्थ ऑर्गेनल आता है राइबोसोम। जब हम राइबोसोम की बात करते हैं तो ये आपकी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है प्रोटीन सिंथेसिस। इट मीन्स आपकी बॉडी में जो प्रोटीन बनने की फैक्ट्री है वो है राइबोसोम। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को बॉडी की एनर्जी यूनिट कहा जाता है, वैसे ही राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम ही वो प्लेस है बॉडी का जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन का निर्माण होता है। अब राइबोसोम बनता कैसे है, राइबोसोम में ऑलमोस्ट 50 प्रोटीन आपके अटैच्ड रहते हैं आरएनए के साथ। आरएनए जो कि डीएनए से बनता है, और डीएनए के जैसा ही लगभग इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। राइबो न्यूक्लिक एसिड के साथ 50 प्रोटीन लगभग मिलकर राइबोसोम्स का निर्माण करते हैं। राइबोसोम्स बेसिकली अगर आप सेल के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको छोटे छोटे डॉट डॉट्स नजर आएंगे, उन्हीं को राइबोसोम्स हम बोलते हैं। 2 यूनिट्स होती हैं इसमें, एक लार्ज यूनिट होगी और एक स्मॉल यूनिट होगी। नीचे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, एक लार्ज यूनिट है ये बड़ा वाला जो है, और एक स्मॉल यूनिट है ये जो छोटा वाला है। इन लार्ज और स्मॉल यूनिट्स को हम थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। लार्जर यूनिट जो है इसके साथ आपका ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, इस तरह के मटेरियल जुड़े हुए होते हैं। इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए, ये बेसिकली आरएनए जो है ये क्या है,
सिग्नल को जनरेट करते हैं, जिसके माध्यम से शरीर उस तरह का काम कर पाता है जैसा आपका ब्रेन उसको इंडिकेट कर रहा है। जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, इन्हीं से मिलकर आपका आरएनए बना हुआ होता है। तो आरएनए हो, चाहे एमआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो, ये सब आरएनए की वेराइटीज़ हैं जो इसकी लार्जर यूनिट के साथ अटैच्ड रहती हैं, और एक स्मॉलर यूनिट है जो इनको बेस प्रोवाइड करती है। लार्जर यूनिट में ही आपकी पेप्टाइड चेन बनती है, जिससे आगे चल के आपका प्रोटीन का सिंथेसिस पॉसिबल हो पाता है। तो जो आपका राइबोसोम है, मेन चीज़ उसमें ये है कि एक तो प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्रीज को कहा जाता है। आरएनए प्लस 50 प्रोटीन से लगभग मिलके ये राइबोसोम बना हुआ होता है। 2 यूनिट्स इसमें होती हैं, एक लार्जर यूनिट और एक स्मॉलर यूनिट। लार्जर यूनिट में ही इसके ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ऐसा आरएनए जो मैसेज लेके आएगा, ऐसा आरएनए जो ट्रांसफर करने का काम करेगा, ठीक है? तो इसलिए इनका नाम है ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। 3 टाइप के राइबोसोम्स आपकी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम पर्पज़ से भी और आपके नॉलेज पर्पज़ से भी। पूरी बॉडी में 3 तरह के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एक होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जो अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। दूसरे होते हैं फ्री राइबोसोम्स, जो कि साइटोसोल जो लिक्विड है आपका, सेमी फ्लूइड लिक्विड, उसके अंदर घूमते रहते हैं। और तीसरे टाइप के राइबोसोम्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक अनदर ऑर्गेनल है आपका, उसकी सरफेस पे पाए जाते हैं। इस राइबोसोम के कारण ही इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड किया जाता है। जहाँ पे राइबोसोम्स होंगे वो रफ पार्ट हो जाएगा, जहाँ राइबोसोम्स नहीं होंगे वो आपका स्मूथ पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 3 टाइप के राइबोसोम्स हैं जिनको बॉडी डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करती है। जैसे सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो आपका राइबोसोम है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। जो फ्री राइबोसोम्स हैं वो साइटोसोल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो साइटोसोल के लिए प्रोटीन का निर्माण करेंगे। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो स्पेसिफिक ऑर्गेनल है हमारी बॉडी में जिनको प्रोटीन की नीड है, उनके लिए प्रोटीन का निर्माण ये रफ ईआर करेगा। तो इस तरह से ये आपका 4th पार्ट था सेल के ऑर्गेनल का, जो कि है राइबोसोम। अभी के लिए 9 पार्ट्स में से राइबोसोम तक की हमने बात करी है। इतने पोर्शन में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे वाले 2 और ऑर्गेनल्स हम आज समझ लेते हैं, क्योंकि 9 इसके टोटल ऑर्गेनल्स हैं जो साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं। 9 के 9 अगर आप एक बार में करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इट विल बी बेटर कि हम 5 और 4 या 4 और 5 करके इसको चेक करें। जी शुभम, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं मैम, पूछिए। हमें ये डायग्राम्स और इतने माइन्यूट लेवल पे स्टडी करना है, मतलब याद रखना है हर चीज। एग्जाम में किस फॉर्म में आता है ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, एग्ज़ाम में आपको डिटेल में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। बिकॉज़ आप लोगों का जैसे डिप्लोमा वाला कोर्स है, तो जो आपका एक 70 मार्क्स का मेन एग्ज़ाम बनेगा, उसमें तो आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन्स आते हैं, उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन्स नहीं आते। लेकिन जो इंटरनल एग्ज़ाम्स अभी आप लोगों के हो जाएँगे 15-20 दिन में, इंटरनल एग्ज़ाम्स आप लोगों के यूनिवर्सिटी में आउटर से नहीं आते, यूनिवर्सिटी में इंटरनल बनते हैं और वो हम ही लोग बनाते हैं। तो उसमें जैसा हम पढ़ा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस दे सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि टीचर जिस अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है उसी अकॉर्डिंग वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर मैं कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप लोगों को ऑप्शनल क्वेश्चन दे दिए जाएँ। ऐसा भी पॉसिबल है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन दे दिए जाएँ, इसमें केवल आपको एक वर्ड लिखना हो। अगर आपको एग्जैक्टली वो वर्ड नोन है तभी आप लिख सकते हैं। तो जैसे-जैसे चीज़ें बताई जा रही हैं आप उसको उस तरीके से पढ़ते रहिए, तो आपकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। थैंक यू मैम। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो आप लोगों में से कोई एक आधा अपना माइक ऑन करके बता दीजिए कि आगे का भी हम करें या फिर आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करें, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। अगर आप लोग अभी और समझ सकते हैं तो आगे का मैं बताऊं। अगर थोड़ा सा थक गए हैं, दिमाग आपका नहीं चल पा रहा है अभी, तो हम फिर परसों क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज वाली आई थिंक कल ऑफिशियल छुट्टी है, तो कल आप लोगों की क्लास ऑफ रहेगी। आप लोगों में से कोई एक बता दीजिए।
आगे का भी करना है या फिर यहीं पे एंड करें क्लास को? मैम एंड करते हैं। मैम एंड करते हैं। चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी स्टार्टिंग की जो 2 क्लासेस हुई हैं उनका लिंक आप लोगों को आज ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। आप लोग उन दोनों वीडियोज़ को एक बार चेक कर लें, प्रॉपर्ली देख लें, अपने नोट्स साथ-साथ बना लें। संजना, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम आज का रिवाइज करके हम परसों पूछ सकते हैं आपसे कुछ अगर कंफ्यूजन रहता है तो? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें तो कोई डाउट ही ओके नहीं मैम। है। आपकी जब भी क्लास होती है, आप क्वेश्चन्स अपनी क्लास में रेज़ कर सकते हैं। हर क्लास के बाद आपको बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसी क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। इससे पहले जितना आप पढ़ चुके हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आज वाली क्लास जब आपको शेयर कर दी जाएगी, आप एक बार उसको रिवाइज़ कर लें। उसके बाद परसों आप लोगों की क्लास होगी, तो आपको जब क्वेश्चन पूछने के लिए कहा जाए, पीछे आपकी जो 3 क्लासेस हो चुकी हैं, उनमें से कोई भी डाउट आपका हो, तो आप क्लियर कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके। वेट फॉर 1 सेकंड, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ। और आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रह गए हैं, जो जॉइन नहीं कर पाए ना क्लास को। तो आप लोग को मैं फिर से इंडिकेट कर दे रही हूँ कि जो भी आप लोगों की क्लास का टाइमिंग रहेगा, चाहे इससे पहले वाली क्लास आपकी किसी भी वक्त फिनिश होती है, उसके ठीक 5 मिनट बाद तक आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। क्योंकि एक बार जब स्क्रीन शेयर कर दी जाती है, तो स्क्रीन शेयर करने के बाद बार बार उसको डाउन करके एक्सेप्ट करना थोड़ा सा क्लमजी रहता है और क्लास में डिस्टर्बेंस होता है। तो आने वाले मतलब टाइम पे ये चीज़ मैं मैसेज ग्रुप में भी डाल दूंगी। बाकी आप लोगों के जो फ्रेंड्स लोग हैं, आप उनको बता दें कि क्लास जिस वक्त स्टार्ट हुई है, जो टाइमिंग दिया गया है, उसके 5 से 7 मिनट तक मैं वेट करती हूँ। आप लोगों को भी पता चलता है कि हम प्रॉपर वेट करते हैं। 5 से 7 मिनट के बाद अगर कोई 10-12 मिनट 15 मिनट बाद आ रहा है, तो फिर वो रह जाएगा, बिकॉज बीच में पता नहीं चलता है, साउंड नहीं आता है इसका कि कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, कुछ है। और फ़ोन हमारा साइड में रखा रहता है, जो कि हमें मैसेज देखने के लिए मतलब नहीं रहता अलाउड। तो सही भी नहीं है, क्लास के टाइम पे हम बार बार मैसेज चेक करेंगे तो फिर क्लास में फोकस खराब होता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि क्लास में टाइम से ज्वाइन करें। आप लोगों की अटेंडेंस में ले लेती हूँ। चलिए ठीक है, आप लोग क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। अटेंडेंस हो गई है आप लोगों की। मैंने आप लोगों की जो स्क्रीन पे अभी सब लोग विजिबल हैं, उनके नाम नोट कर लिए हैं। प्रणाम मैम। प्रणाम कोमल। प्रणाम मैम, प्रणाम, थैंक यू प्रणाम मैम। संजना। प्रणाम प्रणाम। मैम, थैंक यू। जी, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम मैम। प्रणाम साक्षी। प्रणाम मैम, थैंक यू।